हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, उलझने इश्क का भाग 43वां लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में आगे अब क्या होने वाला है। लगभग 2 घंटे बाद शेखर केबिन के अंदर वापस आया। उसके कदम रखते ही रोज गुस्से से बोली, क्या न्यूज लेकर आए हो? कहाँ है मिस्टर डैनियल बिनल्स? इसके जवाब में शेखर ने हिचकिचाते हुए कहा, आपको गलत फहमी हो रही थी। वो आपको छोड़कर कहीं भागे नहीं हैं, बल्कि वो तो बीच के किनारे हैं। ये सुनते ही रोज के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो नासमझी में बोली, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो इतनी देर से सबसे दूर अकेले बीच के किनारे है, ना कि वही चले गए हैं? इसके जवाब में शेखर ने कहा, हाँ, मैंने अपने आदमियों को भेजकर पता लगाया तो डेनियल बिनल्स इस वक्त समुद्र के किनारे बैठा हुआ है, पर उसके आसपास कोई बॉडीगार्ड नहीं है। अगर आप चाहें तो हमला करवा सकते हैं। ये सुनते ही रोज ने उसे कॉलर से पकड़कर खींचते हुए दांत पीसकर कहा, जस्ट शट अप। वो मेरे कोई दुश्मन नहीं है जिन पर मैं पीठ पीछे हमला करवाऊंगी, और अगर वो मेरा दुश्मन भी होते तो मैं पीछे कभी हमला न करती। ये कहकर उसने शेखर को दूर कर दिया और सीधे बाहर जाने लगी। तो शेखर ने कहा, पर मैडम, आप जा कहाँ रही हैं? रोज ने गुस्से के साथ कहा, अपने अंकल के अलावा और किसके पास जाऊंगी? मेरी गैर मौजूदगी में ऑफिस संभाल लेना, और जब तक मैं ना कहूँ ना तो मेरे पास कोई कॉल करना और ना ही वहाँ तक आना। गलती से भी वहाँ दिख गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर रोज वहाँ से चली गई। इधर शेखर गुस्से से बोला, आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या है? ये हरामी मैडम है, इसका मतलब ये नहीं मुझसे ऐसी बात करेगी। उम्र में तो ये मुझसे छोटी है, पर हमेशा अकड़ में बात करती है। पता नहीं उनकी और उस डैनियल बिनल्स के बीच क्या चल रहा है, और ये समर भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ गलत ना कर रहा हो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इधर कुछ ही देर में एक तेज ब्रेक के साथ रोज ने लैम्बोर्गिनी कार को समुद्र के किनारे रोक दिया। वो अपनी हाई हील्स के साथ बाहर निकली और सीधे समुद्र की तरफ बढ़ गई। जब वहां पहुंची तो उसने दूर से ही देखा, जहां डैनियल खामोशी से बैठा बस समुद्र को ही देखे जा रहा था। ये सब देखकर रोज गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, ये सब कुछ क्या है अंकल? आखिर आप खुद को समझते क्या हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके ऐसे दुनिया से दूर जाने की? अचानक से रोज की आवाज़ वहां सुनकर डेनियल के एक्सप्रेशन बहुत बदल गए। उसने अपना सर पीछे की तरफ घुमाया और अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? रोज दांत पीस कर बोली, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जिसे आप नहीं बताएंगे तो आप तक वो नहीं पहुँच पाएगी। मैं माफिया हूँ, आप जैसे गैंगस्टर को पता मैं चुटकियों में लगा सकती हूँ। पर फिलहाल के लिए मुझे ये जवाब दीजिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कहते हुए वो भी डेनियल के पास आकर गुस्से से बैठ गई। डेनियल उसे इतने गुस्से में देख कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ समुद्र की तरफ देखने लगा। ये देखकर नासमझी में रोज ने कहा, आखिर मैटर क्या है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? इसके जवाब में धीरे से कहा, मुझे अभी के लिए कोई बात नहीं करनी, मुझे बस शांत रहना है। डेनियल की बात सुनकर रोज कुछ सोचने लगी और फिर हिचकिचाते हुए बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता है शायद आप मुझसे इस बात को लेकर नाराज़ हैं क्योंकि मैंने आपकी मॉम को जिक्र किया था, पर प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। मेरी ज़ुबान बहुत तेज़ है, किसी कैंची की तरह चलती है, मैं कुछ भी बक देती हूँ। प्लीज़ अंकल, आई एम सो सॉरी। आपको तो पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अगर मैं आपसे प्यार ना करती तो मैं कभी आपको अपने करीब नहीं आने देती, लेकिन मैंने ये गलती की है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहकर उसने डेनियल के स्लिप्स को पकड़ लिया और एक छोटे बच्चों की तरह स्लिप्स को खींचने लगी। डेनियल उसकी ऐसी हरकतें से हल्का सा मुस्कुराता है और बोला, किसने कहा कि मैं तुम्हारी बात से नाराज़ होकर यहाँ आया हूँ? ये सुनकर रोज ने नासमझी में कहा, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
तो इसका मतलब आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? इसके जवाब में डेनियल ने अब उसे अपनी बाहों में भरते हुए गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद से नाराज़ हूँ। ये सुनकर अब रोज काफ़ी ध्यान से डेनियल को देखने लगी। कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद वो धीरे से डेनियल को चेहरे को पकड़कर बोली, मुझे साफ साफ बताइए, क्या मैटर है? क्योंकि दिलेर अंकल का कॉल आ रहा था। वो आप चले गए थे, तो क्या मैटर है? देखिए प्लीज़, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं आपकी फैमिली को बहुत करीब से जानती हूँ। मुझे ये भी पता है कि दिलेर अंकल को भी बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। तो क्या अलेक्सा आंटी ने कुछ ऐसा किया जिससे आप परेशान हैं? तभी एकदम से डेनियल ने कहा, अब मैं बिलन्स नहीं हूँ, बल्कि मैं डेनियल अग्निवंशी हूँ। तो तुम अब ये मत सोचना कि मैं उस खानदान से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने उस खानदान को छोड़ दिया। अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ डेनियल अग्निवंशी हूँ। ये सुनते ही रोज बिल्कुल दंग रह गई और वो दूसरी ही पल बोली, क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपने अपना सरनेम बदल दिया, घर छोड़ दिया, ये सब क्या है? क्या आप बोल रहे हैं? प्लीज़ मुझे साफ साफ बताइए। इसके जवाब में डेनियल ने सीरियस होकर कहा, बात साफ है, मैं अब बिनल्स खानदान का नहीं रहा। मेरे डैड ने मुझे घर से निकाल दिया और अपना सरनेम भी ले लिया मुझसे। ये सुनते ही रोज के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो गुस्से के साथ अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, उस बुढ़े की इतनी औकात, वो आपको घर से बाहर निकालेगा? अगर मैंने उसके घर की नीलामी ना करवा दिया तो मेरा नाम भी रोज शेखावत नहीं। यू जस्ट वेट एंड वॉच। मैं उसकी इस गलती की सज़ा उसे क्या देती हूँ। ये कहकर उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल डायल करने लगी। तो वही उसकी ऐसी हरकत देखकर डेनियल ने तुरंत उसे पकड़ते हुए कहा, स्टॉप इट, रुक जाओ, तुम ये क्या कर रही हो? देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पर रोज गुस्से से बोली, स्टॉप इट अंकल, मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो इतना सब कुछ होने के बाद ऐसे सबसे दूर कोने में जाकर बैठ जाए, बल्कि जो मेरे साथ गलत करेगा उसे मैं दिन के तारे दिखाऊंगी। और उस दिलेर बिनल्स के साथ तो मेरी दुश्मनी पुरानी है। बहुत उछल रहा था ना, अब देखो मैं कैसे उसको औकात याद दिलाती हूँ। तभी डैनियल हल्के गुस्से में बोला, माइंड और लैंग्वेज, वो मेरे डैड हैं। उन्होंने मुझे पैदा किया है। बेशक से उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला है, पर तुम उनके खिलाफ ऐसे बातें नहीं कर सकती। ये सुनकर रोज ने दांत पीसते हुए कहा, मतलब कि वो बुढ़ा आपको घर से बाहर निकाल सकता है, आपका सरनेम ले सकता है, और मैं उसे इतना कह भी नहीं सकती? किस तरह से इंसान हैं आप? आखिर कोई अपनी बेइज्जती इतना कैसे टॉलरेट कर सकता है? अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं उसे सीधे गोली मार देती। ये सुनकर अब डेनियल गहरी सांस लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, यही तो फ़र्क है तुम्हारे में और मेरे में। तुम अभी बहुत इनमैच्योर हो, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। जिस दिन तुम्हें इन सब की अहमियत समझ आएगी, उस दिन तुम ऐसा नहीं करोगी। रोज ने गुस्से के साथ कहा, मुझे ऐसे परिवार की कोई अहमियत नहीं समझनी जो अपने बच्चों की खुशी ना देखे। इसलिए तो मैं आज भी अपने परिवार से दूर हूँ। बेशक से वो हर बार कॉल करके मुझे इंडिया बुलाते रहते हैं, पर मैं वहाँ नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है वहाँ मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसकी बात सुनकर डेनियल ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अभी सच में इनमैच्योर हो। तुम इतनी समझदार नहीं हो जितना कि मैंने दुनिया देख रखी है। जहाँ बात है उनकी, तो उन्होंने मुझे पैदा किया है। बेशक से वो गलत हैं, पर मैं उनका खून हूँ। मैं खुद के खून से बगावत नहीं कर सकता। बेशक से मैं उनसे दूर हो जाऊंगा, मैं अपनी मॉम के अग्निवंशी सरनेम को ले लूँगा, पर मैं अब उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात समझोगी। रोज ने इरिटेट होते हुए कहा, अरे किस तरह के बेटे हैं आप? आपका बाल आपके साथ इतना कुछ कर रहा है और आप बस हंसते खेलते ये सब कुछ सहना चाहते हैं। आप मुझे मौका दीजिए, आई प्रॉमिस मैं रातों रात उस बिनल्स खानदान को मिट्टी में मिला दूंगी। उसकी ये बात सुनकर अब डेनियल हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, जिस खानदान
को तुम मिलाने की बात कर रही हो, उस खानदान को मैंने ही बनाया है, तो इसका मतलब अगर वो खानदान टूटता है तो मैं भी टूट जाऊंगा। क्या तुम मुझे तोड़ना चाहती हो? ये सुनते ही रोज तुरंत उसके सीने से लग गई और पाउट बनाकर बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं खुश हो जाऊंगी पर आपको कभी टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने आपसे बचपन से प्यार किया। 8 साल की उम्र से आप मेरा पागलपन बन गए थे, तो अब तो मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। लेकिन कोई आपको परेशान करे, किसी में इतनी औकात नहीं है, फिर चाहे वो आपके डैडी क्यों ना हो। मैं उन्हें सजा देना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए। डेनियल उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें कोई परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत गुस्सा करती हो। गुस्से में तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम कुछ समझते भी नहीं हो। लगता है कि जब वो अकेले रहेंगे तब उन्हें मेरी अहमियत समझ आएगी। इसके जवाब में रोज डेनियल से अलग हुई और बोली, तब तक आप मेरे घर चलिए, आप मेरे साथ रहिए। डेनियल अब अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसा इंसान लगता हूँ जिसके डैडी ने घर से बाहर निकाल दिया तो वो लावारिस हो गया है? ये सुनकर रोज ने मुंह बनाकर कहा, आई नो, आप कोई लावारिस नहीं है, आप कोई रिचेस्ट पर्सन हैं। इनफैक्ट आप मुझसे भी अमीर हैं। एक घर आपके पास नहीं तो क्या हुआ, आपके पास ऐसे हजारों घर होंगे, बंगले होंगे, फार्म हाउस होगा और भी पता नहीं क्या क्या होगा। मैं सब अच्छे से जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि आप कहीं दूसरे घर में रहें। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ मेरे घर में रहें। मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी हमारे बीच आ गई है। अब मैं उन सब दूरियों को मिटाकर बस आपके करीब रहना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज़ मेरी बात मानने की कोशिश कीजिए और मेरे साथ घर चलिए। पर डेनियल ने अपना सर ऊपर उठाते हुए कहा, आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारे घर नहीं चल सकता, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें मेरे घर आना है और मैं तुम्हारे घर जाकर नहीं रहना चाहता। ये सुनकर रोज ने सरकास्टिक होकर कहा, क्यों? क्या इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और आगे चलकर आपकी बीवी बनूंगी तो आप हस्बैंड होने के नाते बीवी के घर नहीं रह सकते? हम जिस जगह पर हैं, क्या इस जगह पर भी आपकी सोच इतनी नैरो माइंडेड है? मुझे यकीन नहीं होता। ये सुनकर डेनियल ने उसे घूरते हुए कहा, लिसन, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रोज उसके हाथ को पकड़कर बोली, अगर ऐसी बात नहीं है तो चलिए मेरे साथ, हम घर चल रहे हैं, वैसे भी अब शाम हो गई है। उसकी बात सुनकर डेनियल ने आखिर में कहा, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? रोज ने हंसते हुए कहा, क्योंकि आप मेरी बच्चों जैसी जिद को आसानी से मान लेते हैं। डेनियल ये सुनकर अपना सर हिलाकर बोला, मैं सिर्फ आज ही तुम्हारी जीत मान रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आज ही तुम्हारे घर जाऊंगा। कल मैं वापस अपने प्राइवेट बंगले में चला जाऊंगा, क्योंकि वहाँ मैंने अपने ऑफिस का सेटअप पहले ही कर लिया था। मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग से तो मुझे उसे डील करना होगा। ये सुनकर रोज ने मुंह बनाकर कहा, ओके ओके, मैं समझ गई, पर फिलहाल के लिए चलिए, घर चल के मैं आपका मूड अच्छा कर दूंगी। ये सुनकर डेनियल अपनी बाहें चढ़ाकर बोला, लेकिन वो कैसे? रोज धीरे से अपना हाथ डेनियल के हार्ड मेंबर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, क्योंकि शायद इस चीज़ को मेरी ज़रूरत है, तो मैं इसे खुश कर दूंगी। आप अपने आप को खुश हो जाएंगी। ये महसूस करते ही डेनियल के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने तुरंत उसके हाथ को पकड़कर कहा, तुम ये गलत कर रही हो, तुम मुझे ऐसे पागल नहीं कर सकती। अभी घर पहुंचने में हमें आधे घंटे लगेंगे। ये सुनकर रोज हंसते हुए कार की तरफ जाकर बोली, कोई बात नहीं, कार में हम फुल प्राइवेसी मिलेगी। मैं अपना काम कार में शुरू कर दूंगी। डेनियल के चेहरे पे एक तिरछी स्माइल आ गई और उसके पीछे आते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। रोज हंसने लगी तभी डेनियल भी उसके पीछे सीधे कार की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद कार सीधे शेखावत पैलेस के बाहर आके रुकी। रोज अपने होठों को टिश्यू से साफ करते हुए एक तिरछी स्माइल के साथ बाहर निकली, लेकिन वही डेनियल अपने पैरों को थोड़ा सा फैलाकर धीरे धीरे चल रहा था। उसकी ऐसे चलना देखकर रोज ने हंसते हुए धीरे से कहा, आज मुझे अपने आप पर प्राउड फील हो रहा है। मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको अपने मुंह से सेटिस्फाइड कर दिया कि आप ऐसे चलने लगे। डेनियल अपनी आंखें छोटी करके बोला, जस्ट सेट अप, तुम्हें बाइट करने
नहीं करना चाहिए था। तुमने बहुत गलत किया है। ये सुनकर रोज और भी ज़्यादा हंसने लगी। तभी जैस्मिन बहुत ही जल्दबाजी के साथ रोज की तरफ आते हुए बोली, दीदी थैंक्स गॉड आप आ गई। मैं कब से आपके पास कॉल करने की कोशिश कर रही थी, आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। उसे ऐसे घबराया हुआ और डरा देखकर रोज ने जल्दी से कहा, क्यों, क्या हुआ, क्या बात है। सब कुछ ठीक है, मैं बिजी थी। तभी जैस्मिन ने रोते हुए कहा, दीदी दादाजी दादी जी की मौत हो गई। हमें जल्द से जल्द इंडिया चलना होगा। ये सुनते ही रोज शॉक हो गई। तो वही डेनियल के भी एक्सप्रेशंस गहरे हो गए। पहले तुम शांत हो जाओ और मुझे साफ साफ बताओ कि ऐसा क्या हुआ कि उनकी मौत हो गई। रोज ने रोती हुई जैस्मिन को तुरंत अपने सीने से लगाते हुए कहा। तो जैस्मिन ने सिसकते हुए कहा, उन्हें हार्ट अटैक आया था और अभी सुबह डैडी का कॉल आया। उन्होंने बताया कि अब दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। मॉम काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। प्लीज़ दीदी आप तो इंडिया चलिए। मैं नहीं कहती कि आप खुशी से वहाँ जाइए, पर दुख में तो वहाँ जा सकती है ना। और सच में हमारी फैमिली को इस वक्त हमारी ज़रूरत है। दादाजी ने बचपन में मेरा बहुत ख्याल रखा था। मैं मानती हूँ कि उन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश की थी, पर फिर भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया था। इसलिए मैं आखिरी वक्त उन्हें देखना चाहती हूँ। उसकी ये सारी बातें सुनकर अब गहरी सांस लेते हुए उसे संभालते हुए रोज ने कहा, ओके ओके तुम फिक्र मत करो, मैं इंडिया चलने के लिए तैयार हूँ। तुम जाओ, जाकर अपनी पैकिंग कर लो, मैं जेट रेडी करवाती हूँ। ये सुनते ही जैस्मिन ने तुरंत कहा, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। ये कहकर वो सीधे अपने कमरे में चली गई। तो वही रोज ने अब डेनियल को देखा जो बिल्कुल खामोश था। डेनियल को देखकर रोज ने धीरे से कहा, अंकल वो मैं। तभी डैनियल ने बिना किसी भाव के साथ कहा, तुमने जब खुद फैसला ले लिया तो मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। रोज ने हल्के गुस्से में कहा, अंकल व्हाट रॉन्ग विथ यू। क्या आपको दिखाई नहीं दिया अभी क्या हुआ है। दादाजी की मौत हुई है। हम वहाँ कोई मस्ती मजाक के लिए नहीं जा रहे हैं। डेनियल ने गुस्से के साथ कहा, क्या तुम भूल गई उस इंसान ने तुम्हारे साथ क्या किया था। अपने फायदे के लिए उसने तुम्हें इतने सालों तक खुद से दूर रखा, अपनी नौकर के साथ बड़े होने दिया। ये सुनकर रोज भी गुस्से से बोली, और इसकी वजह सिर्फ आप थे। वो मुझे आपसे बचाना चाहते थे, क्योंकि जब आपको मेरे बारे में पता चला तो आपने वही किया जिसका उन्हें डर था। आपने मुझे अपनी बातों में फंसाया और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दी, उन्हें रोड पे ला दिया। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से वो गलत थे। उसकी ये बात सुनकर डेनियल ने दांत पीसते हुए कहा, तो तुम अब मुझसे जुबान लड़ाओगी। रोज ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, तो क्या प्रॉब्लम है। डेनियल ने गुस्से के साथ कहा, ओके फाइन, तुम्हें जो करना है तुम्हें वो करो, पर इंडिया में तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। रोज ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या मैं यहाँ से 10 से 15 लोगों को साथ जाऊं। इसके जवाब में बिना किसी भाव के साथ डेनियल ने कहा, नहीं, तुम सिर्फ मेरे साथ जाओगी। इंडिया में खुद भी तुम्हारे साथ चलूँगा, क्योंकि मैं उन पर यकीन नहीं करता। मुझे पता है कि कहीं न कहीं उन्हें ये तो एहसास हो गया है कि तुम अब मुझे वापस मिल गई हो। ये उनकी कोई साजिश भी हो सकती है और मैं तुमसे अब 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकता। इसलिए मैं इंडिया तुम्हारे साथ चलूँगा और ये मेरी आखिरी फैसला है। तुम इसके बीच नहीं बोलोगी। ये सुनकर रोज के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, भला मैं क्यों आपको मना करूँगी, बल्कि मैं तो खुश हूँ। एट लास्ट आप मेरे साथ इंडिया चलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अकेले नहीं जाना चाहती थी। ये कहकर वो आगे बढ़ी और डेनियल को सीने से लग गई। डेनियल ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्या तुम उस इंसान के लिए परेशान हो। ये सुनकर डेनियल से अलग होते हुए रोज ने कहा, वो मैं क्यों परेशान होगी। मुझे उनके साथ कोई वक्त नहीं बिताया और ना ही मैंने उन्हें जाना है कि वो मेरे भी दादाजी थे। इसलिए उनके मरने से मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, मैंने कहीं पढ़ा था, हम इस दुनिया में आए हैं तो मरेंगे ज़रूर, और जब कोई मर जाए तो इसमें रोना क्या। मुझे अच्छे से पता है कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगी। आप मर जाएंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो क्या ज़रूरत है रोने की। उसकी ऐसी प्रैक्टिकल बातें सुनकर डेनियल ने उसके नाक को खींचते हुए कहा, अमेजिंग, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो गई हो। थैंक्स गॉड मुझे ऐसी प्रैक्टिकल लड़की मिली है।
ये सुनकर रोज ने स्माइल के साथ कहा, थैंक्स गॉड मत कहिए, थैंक यू मुझे चाहिए क्योंकि मैंने खुद को प्रैक्टिकल बनाया है। डेनियल इसके जवाब में मुस्कुराया, पर तभी वहाँ कार रुकी, जिसकी आवाज़ से दोनों गेट की तरफ देखने लगे। मोक्ष बाहर निकलते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुमने घर छोड़ दिया। जब से मैंने सुना है तब से मैं परेशान हूँ। तुम्हारे पास फ़ोन लगा रहा हूँ पर तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा है, तो मुझे समझ आ गया कि तुम मुझे यही मिलोगे, और तुम तो मुझे गेट पर ही मिल गए। डेनियल, बात क्या है? क्या इस बार अंकल ने कुछ ज़्यादा ही कह दिया? डेनियल ने बिना किसी भाव के साथ कहा, अगर तुम्हें डैड के बारे में कुछ भी बात करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये सुनकर दूसरे पल मोक्ष ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं अंकल के बारे में कुछ नहीं बात करूँगा, क्योंकि मुझे पता है तुम ज़रूर परेशान हो गए। तो क्या तुम अब यही रहोगे? तुम मेरे घर चलो, हम दोनों दोस्त मिलकर रहेंगे। डेनियल अपनी आंखें छोटी करके बोला, आखिर तुम सब मुझे समझते क्या हो? मैंने एक घर छोड़ा है, ऑलरेडी मेरे पास कई सारे घर हैं, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, पर तुम दोनों तो मुझे जैसे लावारिस ही समझते हो। ये सुनकर रोज ने हंसते हुए कहा, अरे मैंने तो बस इंसानियत के नाते ऐसा बोल दिया था, बाकी आपको जो कहना अपने दोस्त को कहिए। उसकी ये बात सुनकर मोक्ष भी अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं भी इंसानियत के नाते ही कह रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है और मुसीबत के वक्त एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। लेकिन तभी रोज ने मुंह बनाकर कहा, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने अपने अंकल को इंडिया लेकर जा रही हूँ। ये सुनकर मोक्ष हैरान हो गया और हैरानी के साथ बोला, व्हाट? क्या सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या तुम वाकई इंडिया जा रहे हो? इसके जवाब में अपनी भौहें चढ़ाते हुए डेनियल ने कहा, क्यों, मैं कौन सा अजूबे वाला काम कर रहा हूँ जिससे तुम यकीन नहीं कर पा रहे हो? मोक्ष ने हंसते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा, अभी अभी रोज तुम्हारी जिंदगी में आई, पर देखो तुम कैसे जोरों के गुलाम बन गए। वो जो कहती है तुम वही करते हो, लगता ही नहीं कि तुम उससे उम्र के दुगने हो। ये सुनकर डेनियल ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों हर बार उम्र को बीच में लेकर आ जाते हो? प्यार में उम्र नहीं देखा जाता, और मैं कोई बुढ़ा नहीं हो गया हूँ, बहुत जल्द मैं इसे प्रेग्नेंट कर दूंगा। ये सुनकर रोज की आंखें छोटी हो गई। तो वही मोक्ष ने हंसते हुए कहा, अरे अरे, तुम भड़क क्यों रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। डेनियल ने चिढ़कर कहा, मुझे से ऐसे मजाक भी मत किया करो। तभी रोज ने मुंह बनाकर कहा, आप दोनों दोस्त एक दूसरे से कितना ज़्यादा लड़ते हैं, मुझे तो आप दोनों दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा लगते हैं। फ़िलहाल के लिए हम इंडिया आज निकल रहे हैं, तो प्लीज़ ये सारी बकवासें बातें बंद कीजिए। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने कहा, वैसे इंडिया किस लिए जा रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? तभी वहाँ पर एक आवाज़ आई, क्योंकि मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए हम इंडिया जा रहे हैं। आपको बीच में आने की क्यों कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। जैस्मिन की आवाज़ सुनकर मोक्ष चुप हो गया। उसने जैस्मिन को ध्यान से देखा और फिर दूसरे पल रोज ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम उनके अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। खुशी में तो शामिल होने का मौका नहीं मिला, दुख में ही शामिल हो जाते हैं। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने दूसरे ही पल कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी इंडिया जाऊंगा। ये सुनकर जैस्मिन की आंखें छोटी हो गई। वो अपने लगेज लेकर गुस्से से आते हुए बोली, क्या मैं जान सकती हूँ आप हमारे साथ इंडिया क्यों जा रहे हैं? मेरे दादाजी आपके कुछ भी नहीं लगते हैं। इनफैक्ट दूर दूर तक शेखावत खानदान और खुराना खानदान का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप क्यों जाना चाहते हैं? ये सुनकर मोक्ष ने डेनियल को देखते हुए कहा, बेशक से खुराना और शेखावत में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिनल्स और शेखावत में लेना देना है, और बिनल्स खानदान से खुराना खानदान का लेना देना है, क्योंकि मैं और डेनियल बचपन के दोस्त हैं, और जहाँ डेनियल जाएगा वहाँ मोक्ष खुराना जाएगा। तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। ये सुनते ही गुस्से से दांत पीसते हुए जैस्मिन ने कहा, देखिए अंकल, ऑलरेडी हमारा दिमाग बहुत ख़राब है, इसलिए आप बकवास मत कीजिए, जाइए यहाँ से, हम लेट हो रहे हैं। ये कहकर वो रोज को देखते हुए बोली, दीदी चलिए हम निकलते हैं। पर तभी मोक्ष आगे आते हुए बोला, नहीं मैं भी जाऊंगा, तुम सब बिना मुझे लिए यहाँ से नहीं जा सकते। मोक्ष की ऐसी बातें सुनकर डेनियल उसे आंखें छोटी करके देखने लगा। तो मोक्ष ने मुंह बनाकर कहा, तुम मेरे दोस्त हो, मेरी साइड क्यों नहीं ले रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम जहाँ रहते हो मैं वही रहता हूँ।
तो प्लीज़ मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तभी रोज ने कहा, क्या आपका यहाँ हॉस्पिटल नहीं है? आपका काम काफ़ी ज़्यादा रुक जाएगा। पता नहीं हम इंडिया में कितना वक्त लगेगा। मोक्ष ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ अपने असिस्टेंट से हॉस्पिटल का काम करवा लूँगा। वैसे भी इंडिया की कुछ प्रॉपर्टी मुझे बेचनी थी, तो मैं अपना काम भी कर लूँगा, इसलिए मैं इंडिया ज़रूर जाऊँगा। तभी रोज ने कही, ऑल राइट, अभी हमें कोई बहस नहीं करनी, फ़िलहाल के लिए इंडिया निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। ये सुनते ही जैस्मिन हैरान होकर बोली, लेकिन दीदी, आप मोक्ष अंकल की बातों में कैसे आ सकती हैं कि हमारे साथ नहीं चल सकते? तभी मोक्ष ने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, जब तुम्हारी बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम ज़्यादा जुबान मत चलाओ। ये कहकर उसने उसके हाथ को उसका लगेज ले लिया। जैस्मिन ने चिढ़कर कहा, देखिए मोक्ष अंकल, आप सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन मोक्ष हंसते हुए बोला, मैं सब सही कर रहा हूँ। और फिर इसी तरह कुछ ही देर में वो चारों एक साथ प्राइवेट जेट से इंडिया के लिए रवाना हो गए। इधर दूसरी तरफ दिलेर खामोशी के साथ सोफे पर बैठे हुए थे। तभी कोई अंदर आते हुए बोला, डैड, क्या आपको पता है डैनियल इंडिया चला गया? मैक्स की आवाज़ सुनकर दिलेर हैरान हो गए। वो तुरंत अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आखिर अचानक से इंडिया कैसे जा सकता है? मैक्स ने कहा, ये तो आपको अपने छोटे बेटे से ही पूछना चाहिए ना। आपने उसे कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ रखा है। आपने मुझे इतनी छूट कभी नहीं दी। हमेशा से मुझे बिजनेस में फंसा कर रखा, लेकिन उसने छोटे बड़े को हर तरीके से छूट दे रखी है। उसे पता है कि इंडिया में हमारे कितने ज़्यादा दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी वो इंडिया गया है। पता नहीं अब कब क्या होगा। दिलेर ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, वैसे इंडिया नहीं जा सकता, मुझे कुछ करना होगा। उसे कुछ तो हो गया। मैक्स ने गुस्से के साथ कहा, ये तो उसे सोचना चाहिए। उसे तो जैसे अपनी जान की परवाह ही नहीं। जब से वो लड़की वापस उसकी ज़िंदगी में आई है, तब से वो बिल्कुल आशिक मजनू आवारा बन गया है। पता नहीं क्या दिख गया उस बच्चे में। तभी दिलेर गुस्से से बोले, मैक्स चुप हो जाओ। अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें कुछ तो शर्म करनी चाहिए। जब देखो तब तुम उसे उल्टा सीधा बोलते रहते हो। ये सुनकर मैक्स अपनी आंखें छोटी करके बोला, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैं तो उसके अच्छे के लिए सब कुछ करता हूँ, और अगर मैं आपको ये न्यूज़ ना देता तो आपको पता भी ना चलता। इसलिए मुझे कहना बंद कीजिए और जाइए, जाकर अपने बेटे को बचाइए। वैसे उसे बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो खुद इतना पावरफुल है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं। पर फिर भी इंडिया में वो शेखावत खानदान आज भी बदले की आग में जल रहा है। जरूर वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। दिलेर ने गुस्से के साथ कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अपने छोटे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे इंडिया चलने की तैयारी करो। ये सुनकर मैक्स ने दूसरे ही पल कहा, व्हाट द हेल, ये क्या कह रहे हैं आप? इसके जवाब में दिलेर ने कहा, क्यों, क्या तुम डर गए? मैक्स ने कहा, बेशक से मैं डर नहीं रहा हूँ, पर फिर भी इस तरह से इंडिया जाना सही नहीं है। दिलेर ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, अब मैं इन सब चीज़ों से भाग नहीं सकता। जो भी होगा देखा जाएगा। अब इंडिया जाकर ही मैं डेनियल की आंखें खोलूँगा, जो वो दुश्मन की बेटी के लिए इतना पागल हो रहा है। उसे अब इंडिया में ही समझ आएगा कि दुश्मन हमेशा दुश्मन ही होता है। मेरी तैयारी करो। ये कहकर दिलेर अपने कमरे में चला गया। इधर मैक्स ने कहा, इस बार तो मैं उस लड़की का काम तमाम ही करूँगा। तुम चाहे जहाँ भी माफिया बन गई हो, पर इस बार तुम मेरे हाथ से बचोगी नहीं। ये कहकर मैक्स भी वहाँ से चला गया। अगली सुबह प्राइवेट जेट एक आलीशान के बंगले की ग्राउंड एरिया में लैंड हुआ। वो बंगला काफ़ी आलीशान और खूबसूरत था। वहाँ पहले से ही काफ़ी गार्ड खड़े हुए थे। कुछ बॉडीगार्ड ने आकर दरवाज़ा खोला। डेनियल रोज के हाथ को पकड़कर बाहर निकला, तो वही उसके पीछे मोक्ष जबरदस्ती जैस्मिन के हाथ को पकड़कर बाहर निकला। जैस्मिन का मुंह गुस्से से बना हुआ था। तभी रोज आसपास देखते हुए बोली, आपका बंगला तो काफ़ी खूबसूरत है अंकल। डेनियल ने गहरी स्माइल के साथ कहा, मुझे लगा शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा,
इसके जवाब में इस्माइल के साथ रोज ने कहा, क्यों क्यों पसंद नहीं आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर तभी जैस्मिन आगे आते हुए बोली, दीदी हमें जल्द से जल्द पहले बिला चलना होगा, वहाँ दादाजी की लाश अभी भी पड़ी हुई है, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर रोज ने अपना सर हाँ में हिलाया। डेनियल के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। वो अपनी सख्त आवाज़ में बोला, मैं अपने प्राइवेट गार्ड तुम्हारे साथ भेजूंगा, तुम दोनों जा सकती हो, मैं नहीं जा सकता। उसकी बात सुनते ही रोज और जैस्मिन जो आगे बढ़ रहे थे वो एकदम से रुक गए। तो दोस्तों इस स्टोरी में आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों।